नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों। इस वीडियो के अंदर अपन लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सवालों को निपटाने वाले हैं। और ये वीडियोस क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी अपने चैनल पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली वीडियो कर रहा हूं उसमें मैं ऐसे सवाल उठा रहा हूं जो सवाल आपके एनसीईआरटी में नहीं है मौजूद, यानी कि एनसीईआरटी से अलग सवाल या फिर जो एनसीईआरटी के सवालों की अलग वेरिएशन बन सकती है, अलग एक्सटेंशन बन सकती है, वो सवाल करवा रहा हूं बेटा आप लोगों को चैप्टर वाइज। तो ध्यान रखना, ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जो वीडियो गई थी वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले जो गई थी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कोई भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिस नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसा रिसोर्स है जहां से डायरेक्टली सवाल सीबीएसई उठा के पेपर में डाल देती है भाई। तो पहला सवाल एकदम सिंपल सा सवाल है, सिंपल सवाल से चालू कर रहे हैं बेटा, फिर कुछ खूबसूरत खूबसूरत वर्ड प्रॉब्लम्स भी अपन लोग करने वाले हैं। If the second term of an AP is 13 and the fifth term is 25, what is its seventh term? चलो यार तुमको थोड़ा सा जादू दिखाते हैं, ठीक है। पहले सवाल में एकदम ना तुम्हारा दिमाग ना खोल देते हैं बढ़िया वाला, फिर तुमको पता चलेगा why this channel is different from any other channel जिनके शायद लाख लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलो भाई, आपको एक पहले टिपिकल सॉल्यूशन देते हैं जो आपको हर जगह दिखेगा, हर चैनल पर, हर बुक्स में दिखेगा। क्या कहता है बेटा सॉल्यूशन, फिर आपको थोड़ी सी मेंटोस गोली देंगे और आपको समझ आएगा कि अरे सर कितने प्यार से हम इस सवाल को, मतलब ये सवाल मैं एक्चुअली दिमाग में सॉल्व कर सकता हूं बिना पेन उठाए। अभी आपको ये चीज प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। पहले आपको एक जेनरिक तरीका दिखा रहा हूं जो आपको हर जगह मिल जाएगा। सेकेंड टर्म क्या है, एपी का 13 है, यानी कि ए प्लस डी मेरे को 13 दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन बन जाती है। फिफ्थ टर्म बेटा मेरा 25 है, तो फिफ्थ टर्म कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 4d। जो भी टर्म लिखनी है बेटा d के पहले उससे एक कम डालना होता है, ये बात आपको पता है ना। तो फिफ्थ टर्म के लिए बेटा क्या करेंगे, a प्लस 4d इज इक्वल टू 25। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। सबको क्लियर इतना। अब क्या करेंगे भाई, सर ये तो हमने सीखा हुआ है यार, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, और यहां पर सर सीधा सीधा एलिमिनेशन लग जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देता हूं, तो ये कट जाएंगे सर, 4d माइनस डी 3d हो जाएगा सर, और यहाँ पे 25 माइनस 13 12 हो जाएगा, तो d की वैल्यू 4 आ जाएगी। डी की वैल्यू 4 आते ही ए बोलेगा अब तो भाई तुम मेरे को भी जान ही लोगे, है ना। अगर डी मेरा 4 है तो 13 माइनस 4 9, तो ए की वैल्यू हो गई मेरी 9, ठीक है। तो अब मेरे को सातवीं टर्म बतानी है, यानी कि ए प्लस 6d मेरे को चाहिए। तो ए है मेरा 9 प्लस 6 गुना 4, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 9 प्लस 6 चौक 24। तो 24 प्लस 9 इज इक्वल टू 33, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे बीच बीच में मैं टोन पकड़ लेता हूं, माइंड मत करना, ठीक है। चलो, ये तो हो गया बेटा नॉर्मल, जो आपको हर यूट्यूब चैनल पर हर टीचर हर बुक करवा देगी। क्या खास है आपके सर में, अभी दिखेगा आपको क्या खास है। बेटा देखो, एपी ना एक पैटर्न है, ठीक है। आपने ये जो फॉर्मूलाज बनाए हैं nth टर्म के, ये सब इन पैटर्न को बेस में रख के ही बनाए गए हैं। इन पैटर्न को समझा गया, फिर बेटा जनरल टर्म्स बनाई गई, जनरल फॉर्मूलाज बनाए गए। तो मैं इस पैटर्न को ही यूज करूंगा, और मैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, विद द हेल्प ऑफ पेन, मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो कैसे। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, जंप मेथड, ठीक है। ये मेथड आपको किसी बुक में नहीं दिखेगा, ये थोड़ा सा बेटा एक विजुअल मेथड है जो अपने आप ही मैंने नाम भी दे दिया इसका। आप लोगों को समझ आएगा कि हाँ बेसिक सारे के सारे वो हैं, बस सोचने का तरीका अलग है, जिससे आंसर हमारा फास्ट आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, आप लोग एपी में जब भी आगे बढ़ोगे तो आप लोग जंप की तरह से लोगे, ठीक है। और एक जंप होती है बेटा डी के बराबर, यानी कि कॉमन डिफरेंस के बराबर। मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कांस्टेंट है, लेकिन एक जंप आप किसके बराबर लोगे, कॉमन डिफरेंस के बराबर लोगे। तो जैसे मान लो ये मेरी फर्स्ट सीडी है, ये मेरी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सीडी है। तो यहां से आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो कि अगर आपको पहले से छठे पे जंप करना है दोस्त, तो आपको कितनी जंप्स लगेंगी, 1 2 3 4 5। तो कितनी जंप्स लगेंगी दोस्त, 5 जंप्स लगेंगी। ये जो मेथड सिखा रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग फॉलो करोगे ताकि आंसर जल्दी आए, सब्जेक्टिव में यही करना है, ठीक है। तो अब यहां से ना इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम लोग एक ना चीज सोचते हैं कि अगर मेरे को मान लो यार
किसी मान लो A1 से मेरे को AN तक जाना है, nth टर्म तक जाना है, तो तुमको पता है कितनी जंप्स लगेंगी, लगेंगी n-1 जंप्स। कैसे निकालते हैं कि कितनी जंप लगेंगी बेटा? आप लोग दिस माइनस दिस कर देना बस। जो आपको नीचे ये नंबर लिखा हुआ दिखेगा ना, इनका डिफरेंस ही आपको नंबर ऑफ जंप्स बताता है। अभी इतनी चीज समझो, अब देखो इसको मैं कैसे यूज करूंगा। आप लोगों को सेकेंड टर्म पता है क्या है, 13 है, और आप लोगों को फिफ्थ टर्म पता है क्या है, 25 है। सेकेंड टर्म से फिफ्थ टर्म जंप मारो, कितनी जंप्स लगेंगी? मैंने क्या बोला, ये A2 है बेटा, ये A5 है, तो कितनी जंप्स लगेंगी? कैसे कैलकुलेट करोगे? 3 जंप्स लगेंगी। 3 जंप्स का मतलब क्या है? एक जंप किसके बराबर होती है? कॉमन डिफरेंस के बराबर। तो 3 जंप किसके बराबर हो जाएंगी? 3D। यही जो है वो 25 माइनस 13 है। तो जो आप इक्वेशंस को सॉल्व करके पहुंच रहे थे वो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं ओरली, और मैं सीधा सीधा बोलूंगा D मेरा 4 के बराबर। खत्म। तो आप लोग समझो कि आपने जो, और ये सोचना कि सर आपने 25 माइनस 13 क्यों किया, एकदम लॉजिकल तरीका है। आप A2 से A5 पे जंप मार रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि मेरे को 3 जंप्स लगेंगी। ये 3 जंप्स हैं किसके बराबर? आप पहुंच कहां से कहां रहे हो? आप 13 से 25 पहुंच रहे हो, तो ये 3 जंप आपको 12 का ही तो डिफरेंस क्रिएट करवा रही है, इसलिए इक्वल टू 12। और अब देखो, अभी भी मैं A+6D यूज नहीं करूंगा, मैं पागल नहीं हूं कि मैं A+6D यूज करूंगा अभी भी। फायदा क्या फिर मेरे मेथड का? अब तुमको पता है 5वीं टर्म से तुमको 2 जंप और आगे लगानी है, 4 की, यानी कि 8 टोटल इसमें जोड़ दो। 25 जमा 8 क्या होता है? 33। ये जंप मेथड ना, तुम्हारे जो सीनियर्स थे जब इनको मैंने सिखाया था तो भाई ऐसे बावले से हो गए थे। तो तुम लोग भी इस मेथड को ना अप्लाई करके देखना। बेसिक वही है, बस सोचने का नजरिया, किस तरीके से मेंटल कैलकुलेशन करनी है वो फर्क है, और आपको अपने आप समझ आएगा दोस्त कि बहुत फास्ट तरीके से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, देन व्हाट इज A18 माइनस A13? मेरे को सोचना भी नहीं है, 18 माइनस 13 क्या होता है? 5। तो 5D के बराबर होगा है ना, 5 जम्स यानी कि 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, तो आंसर आ जाएगा 25। खत्म सवाल। अगला सवाल देखो, ये वाले सवाल के बारे में तो मैंने अपनी कॉम्पिटेंसी वाली सीरीज में भी डिस्कस किया हुआ है। कॉम्पिटेंसी सीरीज यार रोकनी पड़ गई, जेन्युइनली कुछ उस पर एंगेजमेंट नहीं आ रहा था, तो मेरे को लगा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम जहां पर बच्चे कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना चाहते हैं। तो फिर एग्जाम्पलर मेरे को लगा कि यार बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर एग्जाम्पलर के सवाल करा दो जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, या फिर एनसीईआरटी की अलग वेरिएशंस हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही सवाल करवा रहा हूँ, तुम्हारा फायदा होना चाहिए अल्टीमेटली यार। Two APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. Then the difference between their fourth term is. यहां पर बेटा वो फोर्थ टर्म लिखता, 2025th टर्म लिखता, 3000वीं टर्म का डिफरेंस लिखता। सारी टर्म्स का डिफरेंस किसके बराबर होता है? दोनों के फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के बराबर होता है। क्या लॉजिक है सोचो। मान लो एक AP1 ले ली तुमने, एक AP2 ले ली, ठीक है। इसका तुमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1 और इसका तुमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -8, और तुमको ये बोला हुआ है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वही इसका भी कॉमन डिफरेंस है। तो आप एक बात बताइए, कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बोला? जंप। तो आप इसमें भी जो जंप लोगे वही इसमें भी जंप है, चाहे ये पॉजिटिव जंप हो, नेगेटिव जंप हो, या फिर कांस्टेंट रह रहा हो नंबर, मेरे को नहीं फर्क पड़ता डी का क्या वैल्यू है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है। लेकिन जो इसके साथ होगा वही तो इसके साथ भी होगा। जैसे मान लो डी की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो -1 से ये कहां जाएगा बेटा? 2 पे जाएगा, और ये कहां जाएगा? -8 से 5 पे जाएगा। फिर ये 2 से कहां जाएगा? 5 पे जाएगा। ये कहां जाएगा बेटा? 5 से 2 पे आएगा, है ना। -8 + 3 कर रहा हूं ना, तो -5, और फिर ये हो जाएगा -2 पे। तो आप देखो, क्योंकि आपका जंप करना डिफरेंस सेम है, तो आपका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के बराबर ही रहेगा। स्पॉट करो इसको, इस तरीके से विजुअलाइज करो कि मान लो कि यार एक एपी ये रही जो यहां से चालू हो रही है, एक एपी ये रही, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट सीडी, ये इसकी फर्स्ट सीडी, यानी कि फर्स्ट टर्म। अब ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही दूसरा भी बढ़ रहा है, या फिर ये जैसे जैसे घटेगा वैसे ही दूसरा भी घट रहा है।
तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में स्टार्टिंग में, यही तो डिफरेंस हमेशा हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस दिखेगा। अब तुमको चमक गया होगा। तो इस टाइप का सवाल कभी भी दिखे बेटा तुमको, यहां पर वो कुछ भी दे सकता है, इसमें तो फिर भी बहुत डिसेंट नंबर दिया हुआ। ये सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2024 में, जहां पे उसने बोला था 2024 टर्म का डिफरेंस बताओ। तो तुमको कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है और तुमको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, चलो एक और इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, इसको आपको एज अ रिजल्ट भी याद रखना है, लेकिन लॉजिक समझ आना चाहिए पीछे कि लॉजिक क्या है। इफ 7 times the seventh term of an AP is equal to 11 times its 11th term, तो 18th term क्या होगी? जब भी आप लोगों को इस टाइप का कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए कि, जनरल लिख देता हूं पहले, n times nth term is equal to m times mth term, ऐसा कुछ भी आपको दे दिया जाए, ध्यान रखना जो आपकी n प्लस mth टर्म होगी ना वो 0 होगी। दिस इज द रिजल्ट। और इस पर डायरेक्टली बहुत सवाल आते हैं, यही रिजल्ट यहां पे लगेगा। 7 times the 7th term is given to be equal as 11 times the 11th term। अगर ये दिया हुआ है तो आपको क्या बताया, ये 7 प्लस 11 यानी कि ए 18 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और इसने 18th टर्म ही पूछी है जान के, क्योंकि ये रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करवाना चाह रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो मैं रिजल्ट दिमाग में रखूंगा और फटाफट से सॉल्व कर दूंगा। लेकिन सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ भी नहीं है बेटा, तुम इसको सॉल्व करो, है ना, इसको तुम ओपन अप करोगे। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं जनरल चीज को ही सॉल्व करके बताता हूं तुमको। तो यहाँ पे n टाइम्स nth टर्म लिख दो, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा m टाइम्स a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d। और तुमको पहुंचना कहां तक है? तुमको पता करना है n प्लस mth टर्म, यानी कि a प्लस n प्लस m माइनस 1 टाइम्स d, ये मेरे को पता करना है। ठीक है दोस्त, इतनी बात सबको समझ आ गई? बस अब कुछ नहीं करना, इसको यहां पर थोड़ा सा ओपन अप करो, यहां पे ओपन अप करो, डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा ब्रैकेट के अंदर और रीअरेंज करो, जैसे मैं यहां पे तुमको करके दिखाता हूं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा n टाइम्स a प्लस n माइनस 1 टाइम्स nd इज इक्वल टू m टाइम्स a, और ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा प्लस m माइनस 1 टाइम्स md। ठीक है, जिसको जिसके पास भेज सकते हो बिकॉज ऑफ द लाइक टर्म्स भेज दो। जैसे यहां पर बेटा तुम्हारे पास क्या है? a है, यहां पर भी a है, तो एक काम करो इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n माइनस m टाइम्स a। ओके जी, और अगर तुम इसको भी एक काम करो यहां पे ले आओ, तो तुमको कॉमन क्या मिलेगा दोस्त? तुमको कॉमन मिलेगा d, है ना, तुमको कॉमन मिलेगा d। तुमने कॉमन ले लिया और यहां पे तुम्हारे पास आएगा, इसको मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, देखो n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर दिया, इसको मैं लेफ्ट में लेकर आया हूं और d कॉमन ले लिया है, तो यहां पे देखो माइनस साइन लगेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? माइनस एम स्क्वायर और फिर प्लस m। ठीक है, माइनस एम स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू 0। बोलो बात समझ आई? चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं दोस्त। ये जो मैं प्रूफ सिखा रहा हूं ना, ये इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ऐसे सवाल भी आते हैं, तो आपको सीखना चाहिए कि प्रूफ करते कैसे हैं। कॉमन लिया, अब देखो यहां पर मेरे को n माइनस एम दिख रहा है ना, यहां पर भी मैं n माइनस एम बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, d n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, इससे मेरा n माइनस एम निकलेगा। ठीक है, यहां से मेरा n माइनस एम निकलेगा, मैंने कॉमन ले लिया। अंदर देखते हैं क्या बचेगा। एक तो बेटा देखो n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर से n प्लस एम बच जाएगा, और m माइनस n है, अगर मैंने n माइनस एम निकाला और अंदर m माइनस n था तो माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, आपको ये चाहिए था, अगर आप n माइनस एम कॉमन ले लेंगे यहां से तो आपको क्या मिलेगा? आई होप इतना नीचे दिख रहा होगा बेटा, एक बारी, हाँ आई थिंक दिख रहा है। n माइनस एम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस
n प्लस m माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो दिखे तो ये जीरो n इज इक्वल टू m नहीं हो सकता है, यहां पर वो कंडीशन रहती है n इज नॉट इक्वल टू m। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली चीज जीरो रहेगी और यही वाली चीज क्या है, n प्लस mth टर्म। तो इसलिए ये हमेशा वैलिड रहता है जब भी इस टाइप की फॉर्मेशन तुमको दी। पूरा प्रूफ करके दिखा दिया जानबूझ के ताकि तुम सीखो प्रूफ करना। अब देखो भाई ऐसे सवाल भी आ जाते हैं तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ऐसे सवाल है और ऐसा सवाल यार सीबीएसई डाल सकता है, ठीक है, मेरे को भरोसा नहीं है भाई, वो ऐसा एक थ्योरेटिकल सवाल डाल सकता है जिसको आता होगा, जिसको नहीं आता होगा बेचारा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एकदम थ्योरेटिकल जवाब है, थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, इसमें कोई मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बेटा सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स गॉस ने बचपन में ही सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी इसका आंसर है। और यहां से आप लोगों को मैं बता देता हूं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला जो कि बहुत यूज आएगा। एक तो ये एपी बनती है तो आप इस रिजल्ट को एपी वाले फॉर्मूले से बहुत प्यार से सॉल्व करके निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना n प्लस 1 divided by 2। दिस इज द फॉर्मूला इफ यू वांट टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे मान लो मेरे को सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स पता करना है तो n की जगह मैं 10 लगाऊंगा, फिर अगले ब्रैकेट में 11 और नीचे 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 55। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द nth टर्म ऑफ एन एपी कैन नॉट बी n स्क्वायर प्लस 1 जस्टिफाई। अगर आप एपी को देखोगे, उसकी nth टर्म को देखोगे तो वो लीनियर एक्सप्रेशन होती है इन n, नॉट क्वाड्रेटिक। तो एक रीजन तो आप यही बोल सकते हो कि जब हम a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी देखते हैं, इसको अगर आप ओपन करोगे तो a प्लस एन डी माइनस एन, सॉरी a प्लस एन डी माइनस डी, तो आपको दिख रहा है कि यहां पर n की पावर 1 ही आएगी अकॉर्डिंग टू द जनरल एक्सप्रेशन। तो यहां पर क्वाड्रेटिक है इसलिए हो ही नहीं सकता। दूसरा तरीका क्या है यार, आप यहां पे अगर मेरी nth टर्म ये है तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी मेरी 1 प्लस 1 2, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी मेरी 4 प्लस 1 5, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी मेरी 9 प्लस 1 10। तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंस है 3 का और यहाँ पे डिफरेंस है 5 का। इज इट पॉसिबल टू बी एन एपी? नहीं ना, यहाँ पे आपको पता है कि आपको कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस ही कांस्टेंट नहीं मिल रहा, तो एपी कैसे हो जाएगी। इफ द नंबर्स दीज आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। बेटा बहुत सवाल पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज में भी ऐसे सवाल आते हैं कि 3 आपको कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे देगा और बोलेगा कि किसी अननोन की तुम वैल्यू बता दो। तो तुमको पता है यहाँ पे करना क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस इक्वेट करके मैं आंसर निकाल लूंगा। तो 4n माइनस एन हो जाएगा 3n और -1 माइनस ऑफ -2, तो -1 प्लस 2, तो 3n प्लस 1 शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये कर रहा हूं बस और कुछ नहीं कर रहा। 5n माइनस 4n ये हो जाएगा n और फिर +2 माइनस ऑफ -1 यानी कि +2 + 1 इज 3। ठीक है, तो यहां पे ले आओ इसको तो 2n हो जाएगा आपका 2 के बराबर, n की वैल्यू हो गई 1। हमेशा बेटा ऐसे सवालों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर रहे हो क्रॉस चेक करके देख लिया करो, वैल्यू को वापस पुट कर लिया करो ताकि कुछ सिली एरर ना हो गया हो। एग्जाम में होते हैं सिली एरर, बाद में आके लगता है अरे मेरे 98 मार्क्स क्यों रह गए, 2 नंबर कहाँ कट गए, मैंने तो सब कुछ सही किया था, यहाँ कटते हैं नंबर। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा -1, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। तो 4 की जंप एकदम सही। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म्स। अब देखो ये बेटा ऐसे सवाल एनसीईआरटी में नहीं है मिडल मोस्ट वाले, और है भी सही तो इक्का दुक्के हैं और उसकी वेरिएशन नहीं है। तो ऐसे सवालों की वेरिएशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस सवाल के माध्यम से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, मिडल मोस्ट टर्म वाला। देखो यार, अगर तुम्हारी एपी में टर्म्स जितनी भी दी गई हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, कि अगर तुम्हारी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं तो वो क्या रहेगा केस, और अगर इवन टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो क्या रहेगा केस।
जैसे मान लो एक एपी है जिसकी तुमको 11 टर्म्स दी गई हैं, 11 मतलब ऑड नंबर हो गया, और जब बोले कि यार मिडल टर्म के बारे में सोच के बताओ या फिर मिडल टर्म के अराउंड वो सवाल को फॉर्म करे, तो आपको पता है अगर 11 टर्म है तो मेरी मिडल टर्म 36 हो जाएगी। तो आप ये कैलकुलेट कैसे करते हो बेटा, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, जैसे मान लो n है, तो आप उसमें एक ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यही आपकी एमटी यानी कि मिडल टर्म बन जाती है। जैसे मान लो 19 टर्म्स है, तो 19 में एक ऐड किया 20, 20/2 10, यानी कि 10th टर्म मेरी मिडल टर्म होगी। तो ये होता है जब ऑड नंबर वाला केस होता है, ऑड नंबर में एक मिडल टर्म होती है, निकलती कैसे है ऐसे। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे मैं एक छोटे नंबर से चालू कर रहा हूं, मान लो कि n 6 है, तो यहां पे थर्ड और फोर्थ दोनों की दोनों मिडल टर्म्स होंगी बेटा आपकी। तो यहां पर दो मिडल टर्म्स होती हैं, इवन वाले केस में दो मिडल टर्म्स होती हैं, और आप निकालते कैसे हो, जो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है एक बारी उसको डिवाइड कर दो 2 से, और उसके अगली वाली टर्म जो है, तो n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगी आपकी मिडल टर्म। और यहां पर एक और कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लो बेटा, ये मैंने अपनी कॉम्पिटेंसी में बताया, इस पे सवाल भी आएगा, चलो इस पे सवाल आएगा तब बता दूंगा। यार कॉम्पिटेंसी में ना बहुत सारी चीजें करवानी थी, बस पता नहीं यूट्यूब बच्चों को रेकमेंड नहीं करता है, आप लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, लेकिन यार बहुत कुछ है दैट आई कैन गिव यू, दैट आई कैन मेक यू, मतलब फंडामेंटली तुम ना बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, फाउंडेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन यार आई थिंक यूट्यूब पे ऐसी चीजें चलती नहीं है। तो और या फिर है भी सही तो शायद, पता नहीं, मैं शायद यूट्यूब पे कुछ गलत कर रहा हूँ एसईओ में, या फिर कुछ गलत कर रहा हूँ मैं भी शायद, जो सही बच्चों तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन ठीक है भाई, हर किसी की अपनी किस्मत होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो भाई एपी मेरा -11 से चालू हो रहा है, फिर -7 है, और एन टर्म मेरी 49 है। तो आपको अगर मिडल मोस्ट टर्म के बारे में पता करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये चीज आप समझ चुके हो अभी तक। तो नंबर ऑफ टर्म में लास्ट टर्म को यहाँ पे जो दिया हुआ उसको यूज करके निकाल लूंगा। तो 49 कौन से नंबर पे आएगा वो देखना है, तो 49 विल बी इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू निकालनी है मेरे को, और डी क्या हो गया बेटा, +4 के बराबर हो गया है ना, ठीक है। तो इसको यहां भेज दो, तो 60 हो जाएगा, ये 60/4 शुड बी इक्वल टू n-1। तो यहां से आ जाएगा 15 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू आ गई 16। हमेशा बेटा यही टेक्निक अपनाना, जब भी तुम इस टाइप से कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये जो a है इसको पहले यहां पर जाके कंबाइन करवा दो, और फिर जो ये d है इसको नीचे भेज दो। तो मैं तो जब क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा होता हूँ ना, मैं ये लिखता नहीं हूं, मैं सीधा देखता हूं कि अच्छा मेरे को ये वाली टर्म के बारे में पता करना है, तो ए एन में ए ऐड किया, डी से डिवाइड किया, और +1 कर दिया, मेरे को एन मिल जाएगा। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आ जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने को ये चीज पता चल गई कि एन की वैल्यू 16 है। एन की वैल्यू 16 का मतलब क्या दोस्त, एन की वैल्यू 16 का मतलब हो गया, ये तो इवन वाला केस हो गया सर। तो यहां पे एक मिडल टर्म नहीं आएगी, दो मिडल टर्म आएगी, इसलिए ये एस भी लगाया हुआ है इसने, बड़े शाणपंती से इसने एस लगा दिया है। तो अब अगर n 16 है, तो अपने को दो मिडल टर्म्स मिलेगी, एक तो 16/2 यानी कि 8th, और 16/2 +1। तो अपने को 8th और 9th टर्म उसको बतानी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं कि सर मिडल टर्म बतानी है तो ये दोनों हैं, इनका एवरेज नहीं बेटा। आप एक बात बताओ, 8.5th टर्म एपी में एग्जिस्ट करती है क्या, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने कंसेप्चुअली, है ही नहीं। बाय डेफिनेशन ही एपी की टर्म्स एक एक करके इंक्रीज होती हैं, 8 से वो 9th ही जाएगी। तो आपको ये दोनों ही लिख के आपका सवाल खत्म हो गया है कि मेरी दो मिडल टर्म्स है, 8th टर्म इज दिस, 9th टर्म इज दिस, प्लीज एवरेज मत निकालना, ठीक है। तो आपकी मिडल टर्म क्या हो जाएगी दोस्त, A8 विच विल बी इक्वल टू, ए क्या है अपना -11, प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी 8, तो n-1 और 4, तो ये हो गया 28 - 11 विच विल बी इक्वल टू व्हाट, 17। और अपना A9 क्या हो जाएगा, A9 के लिए अब मेहनत करूंगा क्या मैं, मेरा एक तो A और 9 सेम दिखता है, देख रहे हो यहाँ पे, मेहनत करूंगा कि नहीं सर, मेरे को पता है 4 की जंप लेनी है, 4 की जंप ले लूंगा यहाँ से 21,
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो भाई ऐसे सवाल आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आराम से पेशेंटली करेंगे इस सवाल को। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। If the product of the first and the third term exceeds the second term by 29, find the AP। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है भाई, उसने बोला है कि the sum of the first 3 terms of an AP is 33। If the product of the first and the third term exceeds the second term by 29, तो आप AP के बारे में बताओ। तो आप लोगों को यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया होगा कि अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी हो, अज्यूम करनी हो एपी की, तो कैसे करते हैं। जैसे यहां पर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अज्यूम करनी है, तो एक बच्चा ऐसे सोचेगा, एक बच्चे ने जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो ऐसे सोचेगा। ये भी एपी है, ये भी एपी है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन आंसर भी दोनों से सही आएंगे। लेकिन इससे कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा सा परेशानी ज्यादा होगी, थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। एपी एक पैटर्न है, तो अगर हम पैटर्न को यूज करके अपनी अप्रोच बनाए ना बेटा, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसलिए सेकंड वाला मेथड बेटर है। टर्म्स को सॉरी, यहां पे क्रॉस लगेगा और यहां पे राइट लगेगा। सेकंड वाला एजम्पशन बेटर है टर्म्स को चूज करने का। क्यों बेटर है? क्योंकि यहां पर सिमेट्री दिखती है। हमेशा मैथ्स में सिमेट्री देखो, सिमेट्रिकल मेथड ज्यादा बेटर काम करेगा, क्योंकि जब आप यहां पे इन तीनों को ऐड करोगे, जो कि आपको यहां पे सवाल बोल भी रहा है, तो आपका डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन यहां ऐड करते तो ए भी रहता और डी भी रहता। तो अगर 3 टर्म्स अज्यूम करनी हो तो अपन करते हैं बेटा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब कोई मेरे को बता सकता है कि 4 टर्म्स अगर अज्यूम करनी हो तो मैं क्या करूंगा? मेरे को कौन बता सकता है? लाइव होता तो यार जवाब भी लेता, अभी तो मेरे को ही बताना पड़ेगा। देखो, अब मैं आपको ना ये भी बता देता हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद कैसे करते हैं चीजें। जब भी 3 आपको टर्म्स लेनी हो ना, तो डी का गैप है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, देखो सिमेट्रिसिटी है। ऐसे ही जब आप 4 टर्म्स भी अज्यूम करोगे ना, आपको सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखना है। तो सिमेट्रिसिटी का ध्यान रखते वक्त बच्चा बोल सकता है कि चलो सर, मैं ना ए माइनस 2डी से चालू करता हूं, फिर मैं ए माइनस डी पर आ जाऊंगा, फिर मैं सर आ जाऊंगा किस पे, ए पर आ जाऊंगा और ए प्लस डी पर आ जाऊंगा। मैं बोलूंगा ठीक है, तूने चालू यहां किया, तूने खत्म ए प्लस डी पे किया। यहां पे देखो टर्म्स में प्लस माइनस का डिफरेंस था, यहां पे तो अलग हो गई ना बात। तो ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, काम करेगा लेकिन अच्छा नहीं है। सिमेट्रिक चीज देखता हूं। फिर एक ना दिमाग लगाया, सर अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूं, ए माइनस 3डी, फिर मैं ए माइनस डी ले लूं, फिर मैं ए प्लस डी ले लूं, और फिर मैं ए प्लस 3डी ले लूं, तो ये काम कर जाएगा सर? मैं बोलूंगा यार तेरी फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, बीच वाली टर्म सबकी सब बढ़िया कॉमन डिफरेंस है, सही है, और तेरी फर्स्ट और लास्ट में सिमेट्री भी दिख रही है, माइनस प्लस वाला साइन भी दिख रहा है, तो ये एकदम चूज कर सकते हो आप, बेटर रहेगा ये डिसीजन। क्योंकि यहां पर देखो, लेकिन ध्यान रखना यहां पर अब आप 2D का जंप मार रहे हो, तो कोई बात नहीं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो चलो सवाल को करते हैं। तो भाई a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, मेरे को 33 दिया हुआ है। यहां से देखो फायदा क्या है, सीधा d एलिमिनेट होगा और a मिलेगा। a मिल गया मेरे को किसके बराबर? 11 के बराबर। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म यानी कि a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस डी exceeds the second term by 29, तो सेकेंड टर्म से कितना बड़ा है दोस्त? 29 बड़ा है। 29 बड़ा होने का मतलब क्या है? यहां पे 29 ले लूं, है ना, क्योंकि अगर आपको बैलेंस करना है, इक्वल टू का साइन है, ये चीज ऑब्वियसली बड़े है, उस साइड पे कोई छोटा इंसान खड़ा था तो उसमें ऐड करना पड़ेगा ना। जब भी कंफ्यूजन हो ना, कहां प्लस माइनस करें, कौन सी साइड पे लें, ऐसे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी होते होंगे सवालों में, तो हमेशा ये लॉजिक लगाओ कि आपको इक्वल टू का साइन मतलब है कि तराजू को सेम लेवल पर लाना है। तो कहां पर ऐड और कहां पे सब्ट्रैक्ट करने से सेम लेवल अचीव होगा, कभी गलत नहीं करोगे बेटा सवालों को। ठीक है, ए की वैल्यू तो सर मेरे को पता है, तो ए माइनस डी, ए प्लस डी आ गया मेरा 40 के बराबर। ठीक है, 11 प्लस 29, और यहां पर अब देखो यार, ए की वैल्यू तुम दोबारा डालोगे
तो तुम 11 माइनस डी 11 प्लस डी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लगेगा। 11 का स्क्वायर मतलब 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो यहां पे डी स्क्वायर आएगा बेटा तुम्हारा किसके बराबर, 81 के बराबर। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, डी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी +-9। ठीक है, एक तुमको इंक्रीजिंग एपी भी मिलेगी, एक तुमको डिक्रीजिंग एपी भी मिलेगी। तो फाइंड द एपी बोल रहा है वो। तो चलो मैं एपी एक बारी +9 यूज करता हूं, तो 11 + 9 हो जाएगा मेरे पास, 11 - 9 हो जाएगा, सॉरी, किसके बराबर, 2 के बराबर। और फिर हो जाएगा मेरे पास ए है मेरा 11, और फिर 9 का गैप दोबारा 20। ठीक है, अब मैं डी की जगह में -9 डाल रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, 11 + 9 20, इसी का ही उल्टा आएगा बेटा, सीधा सीधा। ठीक है, तो दिस और दिस, इंक्रीजिंग एपी भी हो सकती है, डिक्रीजिंग एपी भी हो सकती है, जो मैंने बोला, क्योंकि डी आप +9 -9 कुछ भी ले सकते हो। चलो, the 26th, 11th and the last term of an AP are 0, 3 and -1/5 respectively. Find the common difference and the number of terms. ये तो बेटा बड़ा ही हल्का सा सवाल है। ठीक है, तो आपको 26th दे रखा है, 11th दे रखा है, एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। चलो इसको तुमको अपने जंप मेथड से करा दूं, तुम करोगे नहीं जंप मेथड, सिर्फ तुमको बेटर विजुअलाइज कराने के लिए, इस मेथड से फेमिलियर करवाने के लिए, और इस मेथड की पावर दिखाने के लिए मैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने जंप मेथड से कर रहा हूं। ये तुमको किसी बुक में नहीं दिखेगा, ये सब विजुअलाइजेशन है बस। ठीक है वही, कोई नया कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कवर नहीं कर दिया, इन्वेंट नहीं कर दिया, मैंने बस वही जो बनी हुई चीजें हैं उसको आपको बेटर तरीके से विजुअलाइज करा रहा हूं, ताकि आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। सब्जेक्टिव में अपना कन्वेंशनल तरीका अपनाना। तो बेटा देखो, 26th टर्म और 11th टर्म, तो अगर मेरे को A26 दिया हुआ है 0 के बराबर, और A11 दिया हुआ है 3 के बराबर, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा डिक्रीज हो रही है एपी, क्योंकि 11 से 26 जाते जाते भाई 3 से 0 पे पहुंच गया। तो नंबर ऑफ जंप्स कितनी होंगी बेटा, 11 से 26 हो जाएंगी 15 जंप। कैसे निकालते हैं, 26 - 11, तो 15 जंप्स, यानी कि 15 टाइम्स डी शुड बी इक्वल टू, कितना डिफरेंस आया इस जंप को करवाने से, कितना डिफरेंस क्रिएट किए हो, 3 से 0 पहुंच गए हो बेटा। तो ये 3 के बराबर लू या फिर -3 के बराबर लू, -3 के बराबर लू, सी बात है। ठीक है, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म करूंगा ना बेटा, तो यहां पे डी आ गया तुम्हारा -3/15, यानी कि -1/5। पहला सवाल तो ऐसे ही सॉल्व हो गया तुम्हारा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म तुमको दी हुई है और तुमको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। अभी वही फॉर्मूला यूज कर दूं सीधा सीधा, कि ए एन दिया हुआ है और एन पता करना है। तो क्या करते हैं बेटा, ए एन जो दिया हुआ है उसमें ऐड करते हैं फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे भाई, किसी को भी यूज कर लो यार। 11th टर्म आपको 3 दी हुई है अगर, और आपका डी है -1/5, तो a + 10d, 10 टाइम्स -1/5, 10 टाइम्स -1/5 यानी कि -2। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। ओके जी, तो -1/5, और देखो यहां पर a होता था ना, तो याद है ना, जो मैंने, पता नहीं, मैं देखता हूं अगर वो लिख रखा है या नहीं लिख रखा, तो आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं। आई थिंक मिटा दिया वो, यस मिटा दिया वो, चलो कोई नहीं। इस फॉर्मूले को डायरेक्टली समझने की कोशिश करो। ए एन दिया हुआ है, a + n - 1 टाइम्स डी, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन में से a माइनस करते हैं, ए एन में से a माइनस करते हैं, d से डिवाइड करते हैं और +1 कर देते हैं, तो अपने को n मिल जाता है। इसको सॉल्व कर लेना, तुमको n की वैल्यू मिल जाएगी। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। If the 9th term of an AP is 0, prove that its 29th term is twice the 19th term. अगर मेरी 9th टर्म 0, और ऐसे प्रूफ वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको करने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने वो प्रूफ करवाया था ना आपको, जब रिजल्ट दिखाया था और फिर प्रूफ करवाया था, तो वो तरीका आना चाहिए कि कैसे कॉमन लेना है, क्या करना है। 9th टर्म आपको दिया हुआ है 0, मतलब a + 8d मेरे को 0 दिया हुआ है, ये चीज मेरे को एकदम क्लियर है।
तो मेरे को प्रूफ करना है कि 29th टर्म यानी कि a प्लस 28d विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस 18d। ये मेरे को प्रूफ करना है बेटा, ध्यान रखना, टू प्रूफ। तो अपन लोग एक काम करते हैं भाई, A29 की खोज से ना चालू करते हैं, ठीक है। यहां से ना थोड़ा सा पिक्चर समझना चालू करते हैं। A29 क्या होता है दोस्त? A प्लस 28D होता है, ठीक है। और मेरे को इसको किसके बराबर प्रूफ करना है? 2A प्लस 36D टाइप से मेरे को प्रूफ करना है। और मेरे को ये पता है कि A प्लस 8D 0 है। ये आपको गिवन चीज है बेटा, ऐसे प्रॉपरली लिखोगे आप एग्जाम में। ये आपकी गिवन चीज है कि a प्लस 8d मेरा 0 होता है। तो अब देखो A29 किसके बराबर हो जाएगा? अगर मैं इसकी फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मेरे को चाहिए कि मैं इसको प्रूफ कर दूं कि ये 2A प्लस 36d के बराबर है, तो मेरे को सबसे पहले तो यहां पर a को 2 गुना करना पड़ेगा और 28 में भी 8 ऐड करना पड़ेगा। तो आप सिंपल सी चीज देखो, अगर a प्लस 8d 0 है, देखो यार कितना स्मार्ट तरीका है। और जो बच्चा ये सोच पाया होगा ना, वो जेन्युइनली उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। ये सोचना आसान टास्क नहीं है, आसानी से समझा दिया आपको तो समझ आ गया होगा, लेकिन जब ये खुद से सवाल करोगे ना, आप अप्रोच निकाल लोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। लेकिन ये अप्रोच ढूंढना, इस तरीके से प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना जो इजीएस्ट वे है। भाई अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो A29 प्लस 0 तो A29 ही रहने वाला है। ये 2A प्लस 36D ही तो हो जाएगा। 2 कॉमन लोगे तो अंदर A प्लस 18D यानी कि A19 ही तो मिलेगा। हेंस प्रूव्ड। तो जो दिया हुआ था उसी को ही ऐड कर दिया बस, क्योंकि 0 के बराबर था तो लेफ्ट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट साइड में ट्वाइस ऑफ A19 बन गया, खत्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड वेदर 55, ऐसा सवाल बेटा आपकी एनसीईआरटी में है, फिर भी मैंने ले लिया ताकि रिवीजन हो जाए। फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस और नॉट, इफ यस फाइंड विच टर्म इट इज। तो हम लोग क्या करते हैं, एन की खोज करते हैं। एन अगर अपने को डिसेंट दिख गया, बढ़िया प्यारा सा पॉजिटिव इंटीजर टाइप का दिख गया तो ठीक है। फ्रैक्शन में दिखा, डेसिमल दिखा तो उसको एकदम ही बोलेंगे कि निकल जा हमारी जिंदगी से, है ना, जैसे उसने तुमको बोला। चलो भाई, तो 55 देखना है कि है या नहीं है। ए की वैल्यू है 7, एन की वैल्यू खोजेंगे, डी की वैल्यू है 3। तो 55 में से 7 घटाओगे तो मिलेगा 48, ठीक है। और 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो n माइनस 1 मिलेगा। 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो 16, तो n की वैल्यू आ गई 17। अरे ये तो बड़ा प्यारा सा नंबर आ गया भाई। और देखो क्रॉस चेक भी करके दिखा देता हूं। n की वैल्यू 17 है, मतलब A17 होना चाहिए। तो ये A1 है ना, A1 से A17 जाना है, जंप मेथड यूज करो तो 16 जंप्स लगेंगी सर। 16 टाइम्स D, D है मेरा किसके बराबर? 3 के बराबर। तो 48, 7 से 48 आगे जा रहे हो तो 55 मिल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, कैलकुलेशन में कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है, क्रॉस चेक भी कर लिया। तो यस, एंड इट इज 17th टर्म। If the nth term of the two APs are same, find the value of n, also find that term। ठीक है, कि इनमें बेटा कोई ना कॉमन टर्म है, nth टर्म आपकी कॉमन है, तो आपको बताना है वो कौन सी टर्म होगी, n की क्या वैल्यू होगी। सिंपल। तो बेटा एकदम सिंपल सा सवाल है। यहां पर a प्लस एन माइनस 1d लिखो, वहां पे लिखो और दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो 9 प्लस, इफ द nth टर्म, तो इसकी भी nth टर्म और इसकी भी nth टर्म, तो n माइनस 1 टाइम्स d, d क्या है इसका? -2, शुड बी इक्वल टू 24 प्लस n माइनस 1 टाइम्स इसका d क्या है बेटा? -3। बस अब इसको रीअरेंज कर दो। 9 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 24 माइनस 3n प्लस 3। ठीक है दोस्त, इतनी बात सबको समझ आ गई। 9 2 11 और 24 3 27, ठीक है। 27 माइनस 11, तो 27 माइनस 11 हो जाएगा मेरा 16, और 3n को इधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा n। 3n माइनस 2n इज n, तो n की वैल्यू आ रही है 16। तो 16वीं टर्म बेटा क्या होगी? इनकी सेम होगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n इज इक्वल टू 16,
व्हाट इज दैट टर्म, किसी को भी यूज करके A16 निकाल लो। तो A16 क्या हो जाएगा, पहले वाले से निकाल लेता हूं, n+15 टाइम्स -2, तो ये हो जाएगा 9 - 30 यानी कि नेगेटिव का 21। क्लियर। चलो, कौन सी पहली नेगेटिव टर्म होगी, ऐसा सवाल भी आपके एनसीईआरटी में है और बहुत फेमस सवाल है, पीवाईक्यू में भी भर भर के आपको मिलेगा ये देखने को। विच टर्म ऑफ द एपी 53, 48, 43 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो बेटा हम लोग इन सवालों को कैसे करते हैं, हम देखते हैं यार जीरो, अगर इसकी टर्म मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीरो के बाद ही मेरे को नेगेटिव टर्म मिलेगी, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो जीरो के माध्यम से मैं पता लगाता हूं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का दायरा क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है, जहां पे पॉजिटिव खत्म होता है नेगेटिव चालू होता है, या फिर नेगेटिव खत्म होता है पॉजिटिव चालू होता है, जीरो। राइट। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि कोई nth टर्म जीरो है। ठीक है या नहीं है मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करता हूं, यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो जीरो मैं फाइंड आउट करूंगा, जीरो के लिए मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग n क्या आएगा, तो यहां पर हो जाएगा बेटा a प्लस n-1 टाइम्स d इज -5, तो यहां पर हो जाएगा -53 ओवर -5, जिसको हम प्यार से ऐसे भी कर सकते हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव को बोल दो बाय बाय टाटा सी यू, n-1 के बराबर। तो यहां पर बेटा तुम n की वैल्यू निकालो, 53/5 + 1, तो ये हो जाएगा 58/5, विच इज अप्रोक्सीमेटली कितना बेटा, 11 से बड़ी वैल्यू है। तो n आपको दिख रहा है कि n इज लेस देन 12 एंड ग्रेटर देन 11। अब एक बात बताओ, एपी में तो बेटा 11वीं टर्म होती है या फिर 12वीं टर्म होती है, कुछ 11.5वीं टर्म, 11.3 टर्म, 11.3, 11.4 ऐसी टर्म तो नहीं होती। सबसे पहले तो ये पता चल गया आपको कि जीरो इस एपी की टर्म नहीं है, लेकिन वो मेरा कंसर्न भी नहीं था। लेकिन मेरे को इतना पता चल गया कि यार इतने अप्रोक्स एन की वैल्यू के अराउंड ना जीरो आता, अगर एपी इस तरीके से डिफाइंड होती कि उसमें फ्रैक्शनल टर्म्स भी हो सकती हैं, डेसिमल टर्म्स भी ले सकते हो आप, तो बेटा इस तरीके से चलता। लेकिन अब तुमको पता चल गया जो इससे पहली वाली टर्म रही होगी, 11वीं टर्म रही होगी, वो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही रही होगी, और जो इसके नेक्स्ट वाली टर्म होगी यानी कि 12th टर्म, दिस विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चाहो तो चेक करके भी देख लो दोस्त, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। A12 इज A + 11D, 53 + 11 पंजे नेगेटिव, A11 भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। तो बेटा यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 10D यानी कि -50, देखो तो 11वीं टर्म पॉजिटिव, 12वीं टर्म नेगेटिव, जीरो का रेफरेंस लेके अपन लोग यूज करते हैं। How many numbers lie between 10 and 300 which when divided by 4 leaves a remainder 3? ठीक है, leave a remainder 3। तो बेटा 10 से कहानी चालू करनी है और 300 पे खत्म करनी है। ठीक है, ये हमारा दायरा है, स्टार्टिंग यहां होगी, खत्म वहां होगा। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। मतलब इस टाइप का कुछ नंबर होगा शायद, है ना, कि जैसे मान लो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 4 टाइम्स m + 3 टाइप का कुछ नंबर होगा। डिवीजन एल्गोरिदम थोड़ा बहुत तुमको आइडिया होगा, वहां से ये चीज तुम लिख सकते हो, या फिर इसको तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो कि ऐसे नंबर 10 और 300 के बीच में कहां से चालू होंगे, जो नंबर 4 से डिवाइड होने पे मेरे को 3 रिमाइंडर दे। तो इसके बाद 4 का मल्टीपल कौन है, 12। अब 12 के आगे 13 को डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर मिलेगा, 14 को करोगे तो 2 मिलेगा, लेकिन 15 से चालू होगी कहानी, तो वो फॉर्मूला छोड़ के भी आप क्या कर सकते हो, लॉजिकली सोच सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया मैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि मेरा काम है आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाना। तो बेटा देखो, आपने बचपन में गलती से ऐसी चीज पढ़ ली होगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टाइम्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। ये हमेशा ट्रू होती है बेटा,
तो उसी को ही यूज किया है। डिवाइजर आपका 4 दिया हुआ है, रिमाइंडर आपका क्या दिया हुआ है 3। क्वेश्चन तो बेटा कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू किस नंबर को डिवाइड आप कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए वाली फॉर्म आ गई। चलो भाई, तो अपनी कहानी कहां से चालू हो रही है? अपनी कहानी चालू हो रही है 15 से सर। फिर कहां जाके खत्म होगी सर? 15 के बाद दोबारा उस नंबर के बारे में सोचो सर जो 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर दे देगा। तो 16 नहीं हो सकता, 17 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 19 होगा सर। अरे सर ये तो अपने आप में एक एपी बनाएगा, तभी तो ये एपी का सवाल है बालक। तो यहां से 4 4 के गैप ले लेके लिखते चले जाओ, तो ये हो जाएगा 19 से 4 23 27। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, लिखते 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 सारे नंबर लिख डालेंगे। अरे क्यों? ज्यादा टाइम है तुम्हारे पास, कोई मिलने का वेट नहीं कर रहा तुम्हारा, या फिर कर रही तुम्हारा, सारा दिन पढ़ते ही रहोगे। तो अब उसने बोला है कितने नंबर्स होंगे, हाउ मेनी नंबर्स। तो हाउ मेनी नंबर्स के लिए मेरे को यार बस ये 300 से पहले वाला जो होगा वो पता लगाना है ना। तो एक बात बताओ, 300 क्या 4 से डिवाइड होता है? तो सर 300 4 से बिल्कुल डिवाइड होता है। तो इससे एक पहले वाला, क्योंकि देखो ये सारे के सारे जो हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करो, 4 के मल्टीपल से एक पहले वाले हैं। 300 अगर 4 का मल्टीपल है तो मेरा लास्ट नंबर 299 रहेगा। तुम डिवाइड करके देखो, 4 से तुमको रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो ये रही तुम्हारी एपी, प्यारी प्यारी एपी। तो बस अब नंबर ऑफ तुमको बताना है कितने नंबर्स हैं, तो मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुमको n बताना है। तो 299। अब दोबारा मैं फॉर्मूला वही लगा रहा हूं कि अगर n लगा निकालना होता है तो an में a माइनस करो, d डिवाइड करो और +1 कर दो। तो ये हो जाएगा 299 माइनस 15, यानी कि ये हो जाएगा बेटा कितना, 284 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, व्हाई वुड आई बी रॉन्ग? +1, तो ये गया 4 7 1 72. So answer is 72. There are total 72 numbers. Between these two numbers, which when divided by 4 will give you remainder 3. मजा आ गया? चलो एक और सवाल है बेटा, एक सेकंड बस, जब तक तुम ये वाला सवाल करो, बहुत मैसेज बज रहे हैं, एक बार देख लूं कौन कर रहा है। भाई एक तो ना बच्चे इंस्टाग्राम पे इतना मैसेज कर देते हैं ना। चलो रीले भेजते हैं यार, ये नहीं कि डाउट पूछ ले, क्वेरी पूछ ले, रीले भेजते हैं। 4 माइनस 1/n+4। तो बेटा देखो ऐसे सवाल तुम्हारे एग्जाम्पलर में हैं और ऐसे सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं। पैटर्न को ऑब्जर्व करो दोस्त, 4 तुमको हर जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है, और nth टर्म तक तुमको सम चाहिए। तो सबसे पहले तो ये, अगर तुम इसको, जैसे इसको तुम मानो फर्स्ट टर्म, इसको तुम मानो सेकंड टर्म, इसको तुम मानो थर्ड टर्म, तो ऐसे अगर तुम इसको देखोगे पूरी की पूरी सीक्वेंस को, सीरीज को, तो 4 तुमको हर जगह दिखाई देगा। तो 4 4 4 तुमको n बारी ऐड करना रहेगा, और ये अपने आप में ही एक एपी है, मेरे को पता है, विद कॉमन डिफरेंस 0। लेकिन ऐसी चीजों को तो मैं बिना एपी के कॉन्सेप्ट से भी करना जानता हूं, क्योंकि 4 को अगर n बारी ऐड कर रहा हूं, रिपीटेड एडिशन इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन, राइट। 2 को अगर आप 3 बारी ऐड करते हो तो वो 2 गुना 3 होता है। ऐसे ही 4 को अगर n बारी ऐड करोगे तो ये 4n है और कुछ नहीं है। उसके बाद बेटा देखो, अब मैं ये 1/n 2/n 3/n इन सबको क्लब कर रहा हूं, माइनस साइन मैंने पहली बार ले लिया, और फिर आ रहा है 1/n + 2/n, है ना, +3/n, ऐसे रहा होगा। और nth टर्म में कहा क्या रहा होगा, n/n। हाँ या ना? चलो अब यहां से अगर मैं n कॉमन ले लूं, डिनोमिनेटर में n कॉमन है, तो ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या मैं? अगर किसी को भी आपत्ति हो तो बता देना भाई, मैं रुक जाऊंगा, है ना, देख लेना कुछ गलती तो नहीं करी। और ये तो और कुछ नहीं है सर, ये भी एपी है, और इसका तो सर फॉर्मूला आपने अभी कुछ चंद मिनटों पहले बताया था, n टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या फिर सम ऑफ एपी वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी वाला। तो यहां से 4n - 1/n, यहां पर आ जाएगा n टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आएगा बेटा, 4n - n+1 डिवाइडेड बाय 2। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे अगर,
तो ये हो जाएगा 8n माइनस n, यानी कि 7n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज माई फाइनल आंसर। चलो बढ़े अगले सवाल की तरफ। रेडी हो? इन एन एपी इफ Sn इज दिस and AK is 164, find the value of K। तो बेटा अगेन इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आप यहां से ना A और D के बारे में पता लगा लो और फिर आपको nth टर्म दी हुई है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको n पता लगाना है। ठीक है, तो मेरे को A और D निकालना आता है। अगर Sn दिया हुआ है तो सर S1 तो मेरा सीधा सीधा A1 यानी कि A के बराबर ही हो जाता है। तो यहाँ पे 3 + 5 8 हो जाएगा। पहली टर्म मेरे को मिल गई। S2 क्या होता है सर? ये मेरा A1 + A2 हो जाता है। इसको A1 बोल दो, A1 + A2 हो जाता है सर, है ना, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 + 10, 12 + 10 हो गया 22। तो अगर A1 तुम्हारा 8 है तो A2 कितना होना पड़ेगा बेटा? A2 को 14 आना पड़ेगा, है ना। तो तुम्हारा पहला टर्म 8 फिर 14, तो तुम्हारा D क्या हो गया बेटा? तुम्हारा D हो गया 6 के बराबर। तो A और D तुमको दोनों चीजें पता चल गई हैं। अब तुमको K बताना है। अगर AK तुमको 164 दिया हुआ है तो 164 इज इक्वल टू A 8 प्लस K माइनस 1 टाइम्स 6, है ना। तो इसमें से इसको हटाओ तो ये बचेगा 156/6 प्लस 1 इज इक्वल टू K। तो 156/6, 120 मतलब ये हो गया आपका 20 और फिर 6 26, है ना। 26 + 1 डायरेक्टली लिख देता हूं ना, 27। तो K की वैल्यू आ जाएगी 27। दिस इज योर आंसर। खत्म। चले भाई आगे। चलो भूख लग रही है यार बहुत देर से, दोपहर में लंच किया नहीं है। आई थिंक 15-20 मिनट रह जाएगा और ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया यार। चलो, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडल मोस्ट टर्म। हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो सिखाऊंगा ना वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चंस को जल्दी क्रैक करने में और क्विकली क्रैक करने में। हमेशा ध्यान रखना बेटा, एपी एक ऐसी सीक्वेंस है, एक ऐसा पैटर्न है जहां पर आपका पहला टर्म और जो भी आपका पीछे से पहला टर्म है, मान लेते हैं n टर्म्स है तो पीछे से पहला टर्म क्या हो जाएगा? an। आपका सेकेंड टर्म और पीछे से सेकेंड टर्म, अगर n टर्म्स लिए हैं टोटल तो पीछे से सेकेंड टर्म कौन सा हो जाएगा? n-1। थर्ड टर्म और पीछे से थर्ड टर्म, तो इस तरीके से पैटर्न चलता है कि इनका समेशन इक्वल होगा, हमेशा हमेशा इक्वल होगा बेटा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। द टर्म्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड, when they are clubbed together, when they are summed together, they will give you equal results। और यहां पर एक और चीज दिमाग में रखो, अगर तुम्हारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास, मैं यहां पे तुम्हारे लिए एक एपी लिख देता हूं, 3 5 7 9 11। तो तुम ये किसी के लिए भी ट्रू है, ये वाली चीज बेटा हर एपी के लिए ट्रू है, कितनी भी टर्म्स हो कुछ भी हो। देखो 3 + 11 14, 5 + 9 भी 14, हमेशा ट्रू होगा ये। लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो एक एक्स्ट्रा रिजल्ट याद रखो कि जो बीच वाली टर्म है ना, बीच वाली टर्म वो और कुछ नहीं, अरिथमेटिक मीन होती है फर्स्ट और लास्ट का। और फर्स्ट प्लस लास्ट सेकंड प्लस सेकंड लास्ट है, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट है। तो किसी भी तरीके से वो फ्रेम कर सकता है। तो ये याद रखना। देखो 7 2 की 14 करोगे तो ये आपको a + an, a2 + an-1 एंड सो ऑन के बराबर दिखे। ये रिजल्ट को दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलो भाई, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स। तो 11 टर्म्स है बेटा और मिडल मोस्ट टर्म मेरे को 30 दी हुई है। तो एक तरीका इसको करने का ये है कि सबसे पहले मैं सोच लूं कि मेरी, जो मैंने आपको जो भी बताया ना वो आपकी नॉलेज के लिए बताया है, उसके बिना भी वाला सवाल सॉल्व हो जाएगा, उसके साथ भी करके दिखाऊंगा। तो बेटा 11 टर्म्स है तो बीच की टर्म हो गई मेरी 11 + 1 12/2 यानी कि 6th टर्म। तो 6th टर्म आप लोगों को दी हुई है 30 के बराबर। ठीक है, मिडल टर्म आप लोगों को दी हुई है 30 के बराबर। तो आपको बोला है कि A11 बता, आपको सम ऑफ द ऑल 11 टर्म्स बताना है। तो सम ऑफ 11 टर्म्स क्या होगा बेटा? फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट से, 11/2, यहां पर आएगा 2a
प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1 10d। और जब आप यहां पर बेटा 2 से काटा कर दोगे तो अंदर आपको a प्लस 5d मिलेगा, जो कि डायरेक्टली ये है। आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं विदाउट एनी फॉर्मूला पैटर्न से भी कर सकता था कि भाई 11 टर्म है तो सर ने बताया है, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, इसको 2 गुना करके सीधा सीधा मैं बोलूंगा कि ये फर्स्ट प्लस 11th टर्म के बराबर होगा। तो मेरे को अगर a प्लस a11 मिल गया तो मेरा सम का फॉर्मूला क्या है, दिस डिवाइडेड बाय a प्लस a11, ये आता है ना ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाइड बाय n बाय 2। तो आंसर यही आएगा 30 गुना 11। ठीक है, चलो भाई अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं और फिर सेशन को एंड करेंगे। कनिका वाज गिवन हर पॉकेट मनी। अब बेटा मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं ना फॉर्मेशंस बना दूंगा, कैलकुलेशन तुम खुद कर देना, मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज। कनिका वाज गिवन हर पॉकेट मनी ऑन January 1st 2008। ओके, शी पुट्स ₹1 ऑन डे 1, ₹2 ऑन डे 2। ठीक है, 2 रुपए डालती है फिर दूसरे दिन, 3 रुपए डालती है फिर तीसरे दिन, एंड कंटिन्यू डूइंग सो टिल द एंड ऑफ द मंथ। तो सबसे पहले तो दिमाग में यही ख्याल आएगा, ख्वाब आएगा, उसका नहीं, सवाल पे टिके रहो। ठीक है, इधर उधर मत बहको। जनवरी में कितने दिन होते हैं? तो दिल से आवाज आएगी किसके? आपके। 31 दिन होते हैं। एंड कंटिन्यू डूइंग सो, 31 दिन तक वो ऐसा करेंगे। ठीक है, फ्रॉम दिस मनी इनटू हर पिगी बैंक she also spent she puts कनिका वॉज गिवन हर पॉकेट मनी। अच्छा, पॉकेट मनी में से वो इतना इतना सेव करके डाल रही है, पॉकेट मनी में से वो 204 रुपए खर्च भी करती है। एंड फाउंड आउट एट द एंड ऑफ द मंथ शी स्टिल हैड 100 रुपीज विद हर। हाउ मच वॉज हर पॉकेट मनी फॉर द मंथ? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अपने को सबसे पहले जो वो सेव कर रही है अपने पिगी बैंक में डाल रही है ना, वो अमाउंट निकालना है। तो बेटा डे 1 से डे 31 तक का हिसाब देख लेते हैं। ठीक है, डे 1, डे 2 और फिर ऐसे डे 31 तक। तो पहले दिन उसने डाले 1 रुपए, फिर अगले दिन उसने डाले 2 रुपए, फिर उसने डाले 3 रुपए। तो ये एक प्यारी सी एपी बन रही है। अब टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो मेरे को अब ऐड करना है इसको। तो मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा इन पिगी बैंक? अमाउंट इन पिगी विल बी इक्वल टू 1 + 2 + 3 अप टू 31। इसको निकालना जानते हो, डायरेक्टली n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 भी लगा सकते हो, या फिर SN का फॉर्मूला भी लगा लो। और यहाँ पे तो आपको a प्लस AN दोनों पता है, फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों पता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये निकालने के बाद आपको 204 और 100 इसमें ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल उसकी पॉकेट मनी इतनी हो जाएगी। The sum of the 4 consecutive numbers in an AP is 32, and the ratio of the product of the first and the last terms to the product of the 2 middle terms is 7:15. Find the numbers. ठीक है, the sum of the 4 consecutive numbers in AP, 4 लेने हैं। तो 4 कैसा सिखाया था सर ने? a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d। क्यों लिया है ऐसे? क्योंकि सर ऐड करने पे डी खत्म हो जाएगा। ये दिया हुआ 32 के बराबर, तो 4a आ गया 32, तो सर सीधा सीधा a की वैल्यू हो गई 8। अब सेकंड चीज को यूज करेंगे, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। ठीक है, पहले और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट a माइनस 3d a प्लस 3d, इसका रेशियो लेना है मिडल टर्म्स के प्रोडक्ट के साथ, a माइनस डी टू a प्लस डी। ये आपको दिया हुआ है दोस्त किसके बराबर? 7। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मिडल टर्म्स इज 7:15। बस चलो ठीक है भाई, हो गया। तो देखो दोस्त, a की वैल्यू पता है आपको, और यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही सिर्फ एक ही अननोन रह जाएगा d। आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, d की वैल्यू निकाल लेना और आपको AP मिल जाएगी। ऐसा सवाल हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाले में करा था। कैलकुलेशन खुद कर लेना यार। फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स, ऐसा सवाल बेटा आपके एनसीईआरटी में भी है, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि ऐसा सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है, तो रिवीजन हो जाएगी एक बार। फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 and 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5। दोनों के मल्टीपल्स होने चाहिए। कहां से कहानी चालू हो रही है? यहां से
और खत्म कहाँ हो रही है? बिटवीन और फ्रॉम में फर्क होता है, अभी मैं बता दूंगा तुमको। बिटवीन मतलब इनके बीच की कहानी देखनी है। और सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 and 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5। तो मल्टीपल जो 2 का भी हो और 5 का भी हो, तो आपको यहाँ पे एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। आपने पढ़ा होगा, आपके एनसीईआरटी में वो हिंट भी दिया हुआ है अगर आपने एनसीईआरटी लगाई है तो बेटा मेरी कहानी चालू होगी 10 से, है ना। 10 से कहानी चालू होगी, फिर मेरी कहानी जाएगी बेटा 20 पे, फिर मेरी कहानी जाएगी 30 पे, और ऐसे चलते 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 कहां तक मेरी कहानी जाएगी बेटा? मेरी कहानी जाएगी 490 तक। अब ध्यान रखना, मेरे को ये 500 को इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे वर्ड क्या है? बिटवीन। बिटवीन का मतलब है मेरी कहानी सिर्फ यहां से लेके यहां तक घूमेगी। तो क्या आप इनका सम नहीं निकाल सकते? अरे सर बड़े प्यार से निकाल लेंगे, एपी है, एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। सेकंड क्या कह रहा है? सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500, फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5। तो अब यहां पर आप लोगों को 500 को इंक्लूड करना रहेगा, है ना। सिंपल सी बात है। क्या बोला है? सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500। दैट मीन्स इसमें बिटवीन वाला केस नहीं है। आप ये जो एक्सट्रीम केसेस दिए हुए हैं इनको इंक्लूड करके चलोगे। तो 1 होगा क्या? नहीं, लेकिन 500 जरूर इंक्लूड होगा। सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। अब यहां पे सवाल बेटा थोड़ा सा बदल गया है, 2 का मल्टीपल या फिर 5 का मल्टीपल। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कैसे अपनी एपी बनेगी। तो या तो 2 का मल्टीपल हो या तो 5 का मल्टीपल हो। तो बेटा 2 बिल्कुल होगा सर, फिर सर 4 बिल्कुल होगा सर, फिर 6 बिल्कुल होगा सर। तो बेटा तुमको 2 के तो सारे मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे। अभी समझते रहना, ठीक है, सवाल को समझते रहना। फिर 5 के मल्टीपल्स अगर मैं लिखना चाहूं 1 से 500 के बीच में, तो मेरी सीरीज कुछ ऐसी दिखेगी बेटा, 5, ठीक है, फिर आएगा 10, फिर आएगा बेटा 15, फिर आएगा 20, ऐसे करते 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 495 आ जाएगी मेरी, और उसके बाद 500 आ जाएगा। अब बेटा देखो, अगर तुम इन सब को ऐड कर देते हो तो ठीक है, एक तो फ्रॉम है तो 500 को भी ले लेना, ठीक है। इन सब को ऐड कर देते हो तो भी ठीक है, लेकिन आप देखो ना कितने नंबर रिपीट हो गए। वो आपने 2 बारी ऐड कर दिए ना। जैसे आपने 500 को 2 बारी ऐड कर दिया, तो इसमें आपको एक 500 एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फिर और देखो क्या क्या आपने 2 बारी ऐड कर दिया। तो 2 बारी पता है क्या ऐड किया होगा? जो 2 और 5 की दोनों की टेबल में आते होंगे वही तो 2 बारी ऐड हो गए होंगे ना। और वो कौन से क्या है? वो कॉमन मल्टीपल्स ही तो हैं 2 और 5 के, स्टार्टिंग फ्रॉम 10। तो आपको ये ऐड करके, ये दोनों चीजें ऐड करके इसमें से क्या करना है? जो आपकी कॉमन मल्टीपल्स की एपी बनेगी ना, उसका सम माइनस करना है। याद रखना, ये बहुत जरूरी है, और ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 2/3। ठीक है जी, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म यानी कि a प्लस 10d डिवाइडेड बाय 18th टर्म यानी कि a प्लस 17d इज इक्वल टू 2/3। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ द 5th टू द 21st टर्म बताना है, और रेशियो बताना है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को खोज है इसकी रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म, यानी कि मेरे को क्या चाहिए? a प्लस 4d डिवाइडेड बाय में a प्लस 20d। तो यहां से बेटा मेरे को ये रिलेशन मिल ही जाएगा a और d में। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो 3a प्लस 30d, सवाल में कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, फिर इंफॉर्मेशन सवाल में 2a प्लस 34d। तो मेरे को यहां से सीधा सीधा मिलेगा कि a मेरा आ जाएगा 4d के बराबर। तो बस रेशियो के लिए तो बेटा आपको और कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो रेशियो निकालने को बोल रहा है, टर्म्स निकालने को नहीं बोल रहा है। अगर वो टर्म निकालने को बोलता ना तो ये इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन हो जाती। यहां से बहुत प्यारा मैं कॉम्पिटेंसी का सवाल बना सकता हूं जिसमें फंसोगे तुम सारे के सारे। अब यहाँ पे एक ही जगह 4d डाल दोगे तो 4 + 4 8d डिवाइडेड बाय में 24d, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ऐसे ही बेटा सम वाला रेशियो भी निकाल ले, ठीक है।
चलो, ओ हो, लाजवाब सवाल है भाई। चलो यार, एक काम कर रहे हैं, ये दोनों सवाल तुम होमवर्क में करोगे, ठीक है? मैं इसके आंसर्स तुम बोलोगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर कमेंट में नीचे डाल दूंगा, ये और ये, ठीक है? इस वाले सवाल से खत्म करते हैं। प्रूफ वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, PYQ भी है तुम्हारा, सवाल डायरेक्टली उठ के जाता है बोर्ड एग्जाम में। शो दैट द सम ऑफ एन AP whose first term is A, second term is B and the last term is C is equal to। तो अपने को सम इसके बराबर प्रूफ करना है, S मेरे को प्रूफ करना है A प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय B प्लस सी माइनस 2A डिवाइडेड बाय में ट्वाइस ऑफ B माइनस A। चलो चालू करें कहानी। तो सबसे पहले मैं सारी चीजें लिख लेता हूं। मेरे को फर्स्ट टर्म दी हुई है बेटा किसके बराबर, मेरे को फर्स्ट टर्म दी हुई है A के बराबर, सेकेंड टर्म मेरे को दी हुई है B के बराबर, ठीक है? तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि मेरा कॉमन डिफरेंस B माइनस A हो जाएगा, है ना? और मेरे को लास्ट टर्म L दिया हुआ है किसके बराबर, C के बराबर, ठीक है? अब मेरे को सम निकालना है। तो मेरा सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मेरी फर्स्ट टर्म अगर A है तो सबसे पहले तो देखो बेटा, C के कॉरेस्पॉन्डिंग N निकालना पड़ेगा दोस्त, है ना? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि N टर्म्स हैं इसमें, तो N/2 A और लास्ट टर्म मेरे को दी हुई है C, तो मेरे को N की खोज करनी है बस और मेरा आंसर आ जाएगा। और यहां पर आपको दिख भी रहा है कि A प्लस C के बगल में ये है, तो N की वैल्यू यही आएगी, 2 को हटा के। अब N की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इट्स वेरी सिंपल कि सर मेरे को C पता है लास्ट टर्म है, दिस शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म, प्लस N की खोज है और D मेरे को पता है सर कि B माइनस A के बराबर है। तो C माइनस A अपॉन में B माइनस A प्लस 1 इज इक्वल टू N। इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें बेटा, सिंप्लीफाई करें, तो C माइनस A प्लस B माइनस A, यानी कि हो जाएगा B प्लस C माइनस 2A अपॉन में B माइनस A, दिस इज द वैल्यू ऑफ N। आपको बस ये उठा के बेटा यहाँ पे N की जगह पटक देना है, तो आपको मिल जाएगा B प्लस C माइनस 2A अपॉन ट्वाइस ऑफ B माइनस A मल्टीप्लाइड बाय A प्लस C, और यही आपको बेटा प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है? डन। चलो ये सवाल और ये सवाल आपके हवाले वतन साथियों, इन दोनों सवालों को सॉल्व करके मन करे तो बेटा कमेंट में लिख जाना, क्योंकि भाई मैं तो तुम लोगों को बोल बोल के थक गया हूं कि यू शुड बी सीरियस अबाउट स्टडीज। लेकिन ठीक है भाई, तुम लोग को नहीं पढ़ना तो अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आप कमेंट में जरूर आंसर लिखें। और जिसने भी ये वीडियो देखी, अगर आपको पसंद आई हो, पसंद आया हो मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे जंप मेथड पसंद आया हो आपको, तो यार प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है आपकी साइड से। और अगर आपका दिल बहुत बड़ा है तो बेटा इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।